आप सभी को नमस्कार। आज हम ग्रीक स्कॉलर्स का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में हमने होमर, थेल्स, एलेक्जेंडर, हेकेटियस और हेरोडोटस के बारे में डिस्कस किया था। तो ग्रीक स्कॉलर्स के डिस्कस करने से पहले हम एक बार वर्ल्ड मैप पे ग्रीस कंट्री की लोकेशन देख लेते हैं। तो जो वर्ल्ड मैप है उसमें यूरोप के सदर्न पार्ट में जो हमारी ग्रीस है, ग्रीस कंट्री की लोकेशन है, ग्रीक सिविलाइजेशन की लोकेशन नहीं है ये। तो ग्रीक सिविलाइजेशन का जो मेन पार्ट है वो ग्रीस है, ग्रीस कंट्री है आज की, लेकिन जो सिविलाइजेशन थी उससे भी बहुत बड़े पार्ट में डेवलप हुई थी। तो अगर आप देखेंगे तो मेडिटेरियन सी के चारों तरफ, जो आपका मेडिटेरियन सी है इसके चारों तरफ हमारी ग्रीस सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। तो ये जो आप रेड कलर का पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रीक सिविलाइजेशन है बेसिकली। तो जो एक सिविलाइजेशन होती है वो जब वो डेवलप होती है तो सबसे पहले वो अपने इनिशियल फेज में होती है। तो इनिशियल फेज में होती है, इसके बाद फिर उसका क्या होता है, पीक टाइम आता है जब वो सबसे ज़्यादा पार्ट में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। तो ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत सारे पार्ट में क्या हुई थी, स्प्रेड थी, जो कि आपकी मेडिटेरियन सी के चारों तरफ का जो पार्ट है, चारों तरफ की जो बॉर्डर है वहाँ पे ग्रीक सिविलाइजेशन आपकी क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। इसके बाद उसका लेटर एज आ जाता है, उसके बाद फिर वो क्या हो जाती है, सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो जाती है। तो ऐसे ही ग्रीक सिविलाइजेशन के साथ था, ये ओरिजिनेट हुई। उसके बाद फ्लरिश की, बहुत ज़्यादा पार्ट में अपने को उसने फैलाया, अपना इसका एरिया था वो क्या हुआ, बहुत सारा स्प्रेड हुआ। इसके बाद ये डिक्लाइन कर गई। तो जब भी कोई सिविलाइजेशन डेवलप करती है तो उसमें जो रूलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सारे रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। और जब एक सिविलाइजेशन एक डेवलप हो जाती है तो उसमें स्कॉलर्स क्या होते हैं, निकलते हैं। तो हम उन्हीं ग्रीक स्कॉलर्स को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस सेशन में हमने होमर, थेल्स, एलेक्जेंडर, हेकेटियस और हेरोडोटस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस के बारे में। तो सबसे पहले पाइथागोरस का देख लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया, ज्योग्राफी पढ़ने में या ज्योग्राफी का थॉट जब हम पढ़ते हैं तो हमें टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से याद रखना। तो टाइम पीरियड जो है पाइथागोरस का बहुत इंपॉर्टेंट है। 570 से 495 BC। ये जो कई सारे ऐसे जोग्राफर्स हैं, ये स्कॉलर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके क्या है, डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, बट इनका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी दे देता है कि पाइथागोरस कहाँ पे था। आपको दे देगा होमर, फिर पाइथागोरस, फिर आपका थेल्स दे देगा। तो आपको समझना है कि पहले थेल्स था फिर पाइथागोरस था। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो पाइथागोरस आपका 570 से 495 BC के टाइम पीरियड में था। मैथमेटिकल ट्रेडिशन है, मतलब मैथमेटिक्स के उसमें उसने काम किया है। बहुत सारे काम है जो मैथमेटिकल उसमें काम किया है। किसने किसने पाइथागोरस का जो काम है वो मैथमेटिक्स के ऊपर है। इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी। तो पाइथागोरस थ्योरम भी आपको याद रखनी है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो किसने दी थी, पाइथागोरस ने। ठीक है। इसके बाद आपको हिपोक्रेट्स नाम के एक ग्रीक स्कॉलर है, इनको याद रखना है। तो जो ये ग्रीक स्कॉलर है हिपोक्रेट्स, इनका टाइम पीरियड है 460 BC से 376 BC। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। इनकी बुक है ऑन एयर्स, वाटर एंड प्लेसेस। तो ये बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर्स, वाटर एंड प्लेसेस, एयर, वाटर्स एंड प्लेसेस आपको बुक बिल्कुल नहीं भूलनी है। ये किसकी बुक है, हिपोक्रेट्स की, क्योंकि ये बुक्स बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछी जाएगी। मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी ये बुक्स आ जाती है। मेडिकल जोग्राफी में भी किसका काम है, हिपोक्रेट्स का काम, मेडिकल जोग्राफी में भी। तो कौन सा जोग्राफर ग्रीक का अगर रिलेटेड था किससे, मेडिकल जोग्राफी से, तो आपको हिपोक्रेट्स का नाम टिक मार के आना है। ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो आपका लैंड जहाँ ख़त्म होती है, जो आपकी ज़मीन ख़त्म होती है नॉर्थ में, जैसे कि अब यूरोप के बाद जो नॉर्थ में सी आता है वो कौन सा सी आता है, अगर आप आज के टाइम में तो आर्टिक सी आता है। तो इन्होंने उस टाइम आर्टिक सी देखा होगा। आर्टिक सी देखकर इन्होंने ये बोला कि वो क्या है, पूरा आइस से भी ही जमा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आर्टिक सी आज के टाइम पे क्या है, पूरा पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। तो उसकी बात किसने की थी, हिपोक्रेट्स ने किसकी बात की थी, आर्कटिक सी की बात की थी। तो उन्होंने बोलते एक ऐसा सी है लैंड के उस पार जो कि पूरा का पूरा क्या है, बर्फ़ से जमा हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके ग्रीक स्कॉलर हैं। तो समझेंगे प्लेटो का टाइम पीरियड 428 से 348 BC का टाइम पीरियड है प्लेटो का। प्लेटो ने बोला था जो वर्ल्ड है आज के टाइम में वो पहले क्या था, परफेक्शन में था। वर्ल्ड जब क्रिएट हुआ था तब वो परफेक्ट था और धीरे धीरे वो क्या हो गया, इनपरफेक्शन की तरफ डिक्लाइन कर रहा है। मतलब परफेक्ट से हम इनपरफेक्शन की तरफ जा रहे हैं
ये चीज़ किसने की थी? प्लेटो ने बात की थी। प्लेटो ने डिडक्टिव अप्रोच की बात की है। डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है? जब हम कोई भी चीज़ पर्टिकुलर से जर्नल वे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। आप इतना समझिए, कोई भी चीज़ जब हम पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? आपका डिडक्टिव अप्रोच होता है। सपोज दैट कि जैसे कि मान लीजिए क्लाइमेट है, अगर हम दिल्ली का क्लाइमेट पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो उसका क्लाइमेट क्या होगा? पर्टिकुलर अप्रोच की स्टडी है। और अगर हम वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ रहे हैं तो वो क्या है? एक जर्नल स्टडी है, पूरे वर्ल्ड की स्टडी, तो आपको वो जर्नल उसमें आएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं डायरेक्टिव अप्रोच पर्टिकुलर से जर्नल की बात करता है। तो ये फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने राउंड अर्थ की बात की थी। स्पेरिकल अर्थ की बात सबसे पहले अगर किसी ने की थी, राउंड अर्थ की बात, वो हमारे प्लेटो ही थे। ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद उन्होंने बताया था कि जो कॉज एंड इफेक्ट सिक्वेंसेस की बात प्लेटो ने की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लेटो के बारे में जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद एरिस्टोटल का टाइम पीरियड 384 से 322 BC। जो एरिस्टोटल थे, ये स्टूडेंट थे किसके? प्लेटो के ही स्टूडेंट थे। किसके स्टूडेंट थे? प्लेटो के ही स्टूडेंट थे। और इनको फादर ऑफ टेक्नोलॉजिकल अप्रोच ही बोला जाता है। फादर ऑफ टेक्नोलॉजिकल अप्रोच अगर पूछा जाता है किसको बोला जाता है, तो वो कौन है? एरिस्टोटल, आपको याद रखना है। इन्होंने एक स्कूल स्टेबलाइज किया था जिसका नाम लाइकम करके इसका नाम है। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, तो आपको ये वर्ड याद रखना है। लाइकम करके जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? एरिस्टोटल से रिलेटेड है। पहली बात ही देखो, प्लेटो का अपना खुद का एक स्कूल था। स्कूल का आप जो मीनिंग है वो आज की स्कूल की तरह मत लीजिए। स्कूल बेसिकली उस टाइम पे जो स्कूल थे वो ओरिजिन थे। ओरिजिन किसका? आइडियाज़ के ओरिजिन। जहाँ से आइडियाज़ का ओरिजिन होता था उसको स्कूल कहा जाता है। आज के टाइम में जहाँ से आइडियाज़ का ओरिजिन होता है ना, वही स्कूल है बेसिकली। लेकिन हमने इसका क्या बोला, कॉनोटेशन बदल दिया। हम उसको अब अलग तरीके से लेते हैं कि स्कूल मतलब जहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो वो स्कूल है। बेसिकली स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ से आइडियाज़ का ओरिजिन होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इंडक्टिव अप्रोच की बात की थी एरिस्टोटल ने, जो कि जर्नलाइजेशन से पर्टिकुलर की बात करता है। जर्नलाइजेशन से पर्टिकुलर में जैसे आप पहले क्या करें, वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ें, इसके बाद आप पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट पढ़ें, तो आपका वो जर्नलाइजेशन से पर्टिकुलर की तरफ आ जाएगा। पहले आपने वर्ल्ड का क्लाइमेट पिया, अब आप दिल्ली का क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, मनाली का क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड का क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, हिमाचल का पढ़ रहे हैं, जम्मू का पढ़ रहे हैं। तो जब आप डिफरेंट जो क्लाइमेट पढ़ रहे हैं ना, चाहे आप फिर वो राजस्थान का पढ़ रहे हो, तो वो आपका पर्टिकुलर में आ जाएगा। तो जनरल से पर्टिकुलर में ये होता है। इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात की थी। किसने? एरिस्टोटल ने बोला था कि जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस लिए इंपॉर्टेंट? नेचुरल साइंसेस को डेवलप करने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। इन्होंने 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए थे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के। 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किसने दिए थे? एरिस्टोटल ने दिए थे। हम इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बेसिकली इतना पढ़ना है कि हम एग्ज़ाम क्रॉस कर सकें, क्योंकि हमें इनके फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स को बड़े कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो जो अगर आप इसी फील्ड में PhD करना चाहें तो आप पढ़िए, लेकिन बेसिकली एग्ज़ाम क्रॉस करने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एरिस्टोटल से रिलेटेड है। इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल प्लेसेस की बात की थी। किसने? एरिस्टोटल ने किसकी बात की थी? थ्योरी ऑफ नेचुरल प्लेसेस की बात की थी। जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट था स्पेरिकल अर्थ का, इसको उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इनके बहुत सारे ऐसे व्यूज़ थे जो एरिस्टोटल के और प्लेटो के डिफ्रेंशिएट करते थे, लेकिन ये जो पॉइंट था स्पेरिकल अर्थ का, इसमें ये दोनों एक ही थॉट मानते थे। ठीक है, एरिस्टोटल का ये भी मानना था कि जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे लैटिट्यूड्स के साथ लोगों की जो रहने का जो तरीका है ना वो बदलता जाता है। ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने इसकी भी बात की थी। एरिस्टोटल ने बोला था पॉलिटिक्स में, बेसिकली ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का ये व्यू है। इन्होंने आइडियल स्टेट की और परफेक्ट स्टेट की बात भी की थी। इन्होंने बोला था कि आइडियल और परफेक्ट स्टेट भी एग्जिस्ट कर सकता है,
इसकी बात किसने की थी? एरिस्टोटल ने बात की थी आइडियल एंड परफेक्ट स्टेट की। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं एरिस्टोटल के बारे में, कंफ्यूज नहीं होना है एक जोग्राफर से दूसरे जोग्राफर्स के बीच में, स्कॉलर्स के बीच में। इसके बाद आपका एरेटस्थनीज है। एरेटस्थनीज आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, आपको याद रखना है 276 BC से 194 BC इनका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये क्योंकि एरेटस्थनीज क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आते ही आते हैं और इन्हीं से ही कन्फ्यूज़ किया जाता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 276 से 194 BC मतलब 3rd सेंचुरी और 2nd सेंचुरी के ये जोग्राफर है। फादर ऑफ जोग्राफी भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए और मोस्ट इंपॉर्टेंट का काम ये कि जो आज सब्जेक्ट का नाम है जोग्राफी इन्होंने ही दिया है। ओरिजिनल टर्म जोग्राफी का था, उससे धीरे धीरे ये जोग्राफी बन गया। तो जो टर्म जोग्राफी है जो आप पढ़ रहे हैं वो किसने दिया है? एरेटस्थनीज की ही देन है, आपको याद रखना है। इन्होंने ये बोला था द स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है, जहाँ क्या है जो जोग्राफी है वो ऐसी स्टडी है जहाँ पे क्या होते हैं, लोग रहते हो, ऐसी अर्थ जहाँ पे लोग रहते हो उसकी स्टडी को ही जोग्राफी बोला था, ठीक है। किसने? एरेटस्थनीज ने। एरेटस्थनीज ने जो अर्थ है ना हमारी अर्थ, इसकी सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट किया था किसने? एरेटस्थनीज ने। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा जोग्राफर जिसने पहली बार सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ को नापा था या उसको कैलकुलेट किया था, तो आपको मेजरमेंट किया था, तो आपके एरेटस्थनीज है। तो फर्स्ट ग्रीक स्कॉलर हु कैलकुलेटेड द सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ इज एरेटस्थनीज, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्होंने की थी विद द हेल्प ऑफ नोमन करके एक इंस्ट्रूमेंट था। अब नोमन करके इंस्ट्रूमेंट किसका है? ये एनेक्जेमेंडर का है। ये चीज़ मैंने प्रीवियस वाले सेशन में बताई थी कि जो एनेक्जेमेंडर का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था नोमन, तो उसकी हेल्प से इन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशंस की कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस की डिस्टेंस क्या है, ठीक है, समर सोल्स्टिस साइज कहाँ होगा, सन डायल मतलब बेसिकली जो ये इंस्ट्रूमेंट था ये क्या करता था, सन की रेज से बहुत सारी कैलकुलेशंस निकालता था कि कहाँ पे सनराइज़ कैसी पड़ेंगे। तो उसी का यूज़ करके इन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशन की थी। रेटस ने क्या किया, कैसे किया, ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया था जो कि एनेक्जेमेंडर ने बनाया था। कौन सा? नोमन करके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद इन्होंने 5 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था अर्थ को। पहला जोन था टोरेंट जोन, 2 टेम्परेट जोन और 2 फ्रिज जोन, ठीक है। एक टोरेंट जोन, 2 टेम्परेट जोन और 2 फ्रिज जोन किसने बताए थे? एरेटस्थनीज ने बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने अर्थ से मून की और अर्थ से सन की जो डिस्टेंस उसको कैलकुलेट करने की भी कोशिश की थी। कोशिश तो की थी लेकिन ये गलत थी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि उन्होंने कोशिश की थी बट ये गलत थी। लेकिन सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ जो उन्होंने कैलकुलेट की थी वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है जो आज के टाइम पे है, एक्चुअल में उतनी थोड़ा सा डिफरेंस है बट ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि सही थी। ये चीफ लाइब्रेरियन थे किसके? अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन कौन थे? एरेटस्थनीज थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एरेटस्थनीज के बारे में जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे हिपार्कस। स्टूडेंट थे किसके? एरेटस्थनीज के स्टूडेंट थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये भी क्योंकि एरेटस्थनीज के बाद यही चीफ लाइब्रेरियन बने थे अलेक्जेंड्रिया की यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने क्या किया था, जो ट्रेडिशन था एरेटस्थनीज का उसको कैरी फॉरवर्ड किया। एक इंस्ट्रूमेंट एस्ट्रोलैब करके एक इंस्ट्रूमेंट था, इसको इन्वेंट किया था इन्होंने, ठीक है, तो इसकी हेल्प से इन्होंने बहुत सारे कार्टोग्राफिकल वर्क किए, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद इनका जो कर्म इन्होंने क्या किया था, जो अर्थ है इसको 360 डिग्री में डिवाइड किया था। 360 डिग्री में डिवाइड किया था किसने? हिपार्कस ने, जिसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स में भी इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आज के टाइम में जो हम पढ़ रहे हैं, टाइम जो होता है डिग्री से कैलकुलेट करते हैं, वो सारे काम हिपार्कस के ही दे रहे हैं, ठीक है। तो हिपार्कस ने ही इन सब चीज़ों का बेस रखा, तो आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आप समझ सकते हैं ज्योग्राफी कितनी इंटरेस्टिंग है कि किस टाइम पे ये ओरिजिनेट हुई थी। आज से 3-4 हज़ार पहले की ईयर्स की बात है, तब ये सब काम हिपार्कस ने किया था। तो
इसने क्या किया था, जो हम इक्वेटर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। जो हमारी अर्थ है, इसने बोला था इक्वेटर्स दो पार्ट में डिवाइड करता है, किसको, अर्थ को। ठीक है, तो इक्वेटर्स दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये किसने की थी, हिपार्कस ने की थी। इसने प्रोजेक्शंस की बात की थी कि कैसे हम जो लाइन्स है, ठीक है, कर्व लाइन्स है, उनको फ्लैट पेपर पे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी बात भी, प्रोजेक्शंस की बात भी इसने की थी। बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस आपको इतना पता होना चाहिए ग्रीक वर्ल्ड में अगर प्रोजेक्शन की बात सबसे पहले किसने की थी, तो किसने की थी, हिपार्कस ने की थी। ठीक है, इसने लोकेशंस को प्लॉटिंग का भी काम किया था। तो हिपार्कस ने बहुत सारे काम किए हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपके जो पॉलीबियस और पॉसीडोरस, दो ग्रीक स्कॉलर्स आपको याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। पॉलीबियस अगर नाम आ जाए तो आपके मॉडर्न ज्योग्राफी में मत उसको लेके आ जाना। तो पॉलीबियस एक ग्रीक फिलोसफर थे जिसका टाइम पीरियड 200 से 118 BC का है। तो टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप होमर के बाद सीधे पॉलीबियस ले आए, आपको थेल्स एनेक्सिमेंडर होकर ही जाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट। हिस्टोरियन थे बेसिकली। ठीक है, तो हिस्टोरीज लिखते थे, बहुत सारी ट्रैवलिंग की है, तो उसके अकाउंट्स वगैरह हैं, तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये क्या थे, पॉलीबियस एक हिस्टोरियन थे बेसिकली। हिस्ट्रीज पे इन्होंने लिखा है, ग्रीक सिविलाइजेशन की बहुत सारी हिस्ट्री इन्होंने लिखी है। लेकिन हिस्ट्री जब आप लिखते हैं तो उसमें आप जोग्राफिकल बहुत सारे पॉइंट्स भी लाते हैं, तो इस वजह से हम इनको जोग्राफी में पढ़ते हैं, किसको, पॉलीबियस को। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके स्कॉलर है वो आपके पॉलीबियस है। पॉलीबियस को फादर ऑफ ओशनोग्राफी भी बोला जाता है, फादर ऑफ ओशनोग्राफी भी बोला जाता है, फादर ऑफ ओशनोग्राफी। ठीक है, फादर ऑफ ओशनोग्राफी भी पॉलीबियस को, सॉरी, पॉसिडोनस को बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था, अर्थ की सरफेस को रिकैलकुलेट किया था। फर्स्ट टाइम किसने किया था, एरेटस ने। इससे पॉसिडोनस ने इसको दोबारा किया और गलत किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, पॉसिडोनस ने बहुत सारे जितने भी काम किए मोस्ट ऑफ द वो गलत ही किए हैं। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आपको याद रखना है। ठीक है, काम उस टाइम पे कर रहा है कोई, अगर गलत भी कर रहा है तो वो भी हमें याद रखने हैं। इन्होंने ये बोला था कि वर्ल्ड के जो ड्राइस्ट डिजर्ट है वो टेम्परेट जोन में नियर द ट्रॉपिक्स क्या करते हैं, मतलब लाई करते हैं। मतलब अगर आप बोलोगे कि ही अज्यूम दैट द हाईएस्ट टेम्परेचर, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है और ड्राई डिजर्ट है वो कहाँ पर है, टेम्परेट जोन में है, नियर द ट्रॉपिक्स। ये किस बात किसने बोली, पॉसिडोनस ने ये बात बोली थी। फादर ओशनोग्राफी इनको बोला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में, वो आपको याद रखने हैं। हमने बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स पढ़े हैं, तो हमने बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स पढ़े, होमर के बारे में पढ़ा, थेल्स के बारे में पढ़ा, एनेक्सिमेंडर के बारे में पढ़ा, हेकेटियस, हेरोडोटस। ठीक है, इसके बाद हमने पाइथागोरस के बारे में पढ़ा, हिपोक्रेट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपको हिपोक्रेट्स और हिपार्कस के बीच में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो आपको हिपार्कस और हिपोक्रेट्स के बारे में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये हमारे हिपोक्रेट्स हैं जो 460 से 376 BC में थे, और ये हमारे हिपार्कस है जो कि हमारे 2nd सेंचुरी BC के जोग्राफर है। ठीक है, तो टाइम पीरियड दोनों का अलग है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो हिपोक्रेट्स के बाद हमने डिस्कस किया प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में। ठीक है, एरिस्टोटल के बाद हमने एरेटस्थनीज को डिस्कस किया, हिपार्कस को डिस्कस किया, और हमने लास्ट में पॉलीबियस और पॉसिडोनस को डिस्कस किया। तो ये जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं, जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजी से याद रखना है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क को याद रखना है, इन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं। तो ये सब जो कुछ पॉइंट्स हैं ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो आप इससे बच नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये जॉर्जिकल थॉट का एक पॉजिटिव पॉइंट भी, नेगेटिव पॉइंट भी है कि आपको चीज़ें याद रखनी है। स्टैटिक पोर्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक एक बार कर लिया ना तो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तो आपको जॉर्जिकल थॉट का ग्रीक स्कॉलर वाला पोर्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम में इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना। थैंक यू सो मच।